हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, अपने लास्ट सेशन में हमने पार्टनरशिप, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बारे में डिस्कस करा था और उसके फीचर्स भी हमने डिस्कस किए थे। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया है कि पार्टनर्स के बीच में यहाँ पे जो रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप, वो तभी एग्जिस्ट करेगा अगर उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके मुताबिक जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो दो तरह का हो सकता है, ओरल, नंबर सेकंड रिटर्न। यानी कि पार्टनर जो है वो ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, पार्टनर चाहे तो रिटर्न एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। ओरल एग्रीमेंट का मतलब हो गया कि अगर सभी पार्टनर्स ओरली यहाँ पे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जो है डिसाइड कर लेते हैं कि भाई उनको यहाँ पे जो बिजनेस है वो किस चीज़ का करना है, बिजनेस कहाँ पे करना है, उसकी बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन वो क्या होंगी, कौन पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कितना एक पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, कब का वो यहाँ पे जो अमाउंट विड्रा कर सकते हैं और कितना अमाउंट विड्रा कर सकते हैं। अगर ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन वो ओरली यहाँ पे डिसाइड कर लें, मुंह जुबानी ही डिसाइड कर लें, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम बोलते हैं ओरल एग्रीमेंट। बट अगर हर चीज़ जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो ब्लैक एंड वाइट में की जाए, यानी कि अगर यहाँ पे जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो रिटर्न में सेट की जाए, हर चीज़ यहाँ पे जो है लिखी जाए और उसके बाद यहाँ पे सभी पार्टनर्स के उसके ऊपर सिग्नेचर हो, तो वो जो एग्रीमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं रिटर्न एग्रीमेंट। ठीक है, और रिटर्न एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो यानी कि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि पार्टनर्स जो पार्टनरशिप है उसका बिजनेस क्या होगा, कहाँ पे बिजनेस किया जाएगा, पार्टनर जो है कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कितना प्रॉफिट में उनको शेयर मिलेगा, क्या पार्टनर्स के राइट्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उनकी लाइबिलिटीज़ रहेंगी। अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है रिटर्न में सेट की जाती हैं तो उस रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, तो पार्टनर ऐसे तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो दोनों तरह से किया जा सकता है, ओरल एग्रीमेंट भी कर सकता है और नंबर सेकंड दूसरा रिटर्न एग्रीमेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो यहाँ पे जो है दोनों एग्रीमेंट को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है। बट अगर यहाँ पे लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचना है, अगर मतलब हमने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो रिटर्न होना चाहिए, यानी कि किसी भी फर्म की पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड होगी, एग्रीमेंट रिटर्न में होगा तो कई सारी लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। कल को अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, ठीक है, आपस में कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो रिटर्न एग्रीमेंट के जरिए आसानी से उसको सेटल किया जा सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ पे एग्रीमेंट ओरल होगा तो उनके बीच का डिस्प्यूट डिसाइड करना यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन कि यहाँ पे जो अनरजिस्टर्ड फर्म होती है कोर्ट उनको एंटरटेन भी नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि जो पार्टनरशिप है उसका जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न होना चाहिए, यानी कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए और वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड होगी तो कई सारी यहाँ पे जो लीगल डिफिकल्टीज है उनसे हम यहाँ पे ओवरकम कर सकते हैं और आसानी से अपना क्लेम जो है हम कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के इम्पोर्टेंस की कि भाई उसकी यहाँ पे जो है क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अभी कुछ एक मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो सबसे पहले इसमें आगे कहता है इट डिस्क्लोजेस द पार्टनर्स राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। जो पार्टनरशिप डीड है वो पार्टनर्स के जो राइट्स होते हैं, उनकी जो ड्यूटीज होती है, उनकी जो लाइबिलिटीज होती है उसको डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि पार्टनरशिप डीड के जरिए आसानी से हम यहाँ पे किसी पार्टनर के राइट, उसके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उसकी ड्यूटीज हैं, क्या क्या उसकी ऑब्लिगेशन है और क्या क्या उसकी लाइबिलिटीज होगी, ये हम यहाँ पे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि हर पार्टनर को अपनी लिमिटेशन का पता होगा कि भाई यहाँ पे उसकी हद कहाँ तक है, तो उसके अंदर उस दायरे में रह के ही उसको काम करना है। तो ये आसानी से पार्टनरशिप डीड के जरिए हमें पता लग जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो है पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इसकी पहली इंपॉर्टेंस। नंबर सेकेंड, इट सर्व्स एज ए लीगल डॉक्यूमेंट टू सेटल द डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पार्टनरशिप डीड है तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट का काम करती है पार्टनर्स के बीच में पैदा हुए किसी भी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए। तो अगर पार्टनर्स के बीच में किसी भी टाइप का डिस्प्यूट होता है, प्रॉफिट को लेके, इंटरेस्ट को लेके या किसी और रेम्यूनरेशन को लेके या किसी और कंडीशन को लेके, तो पार्टनरशिप डीड के जरिए आसानी से यहाँ पे उसको डिसाइड किया जा सकता है। क्योंकि पार्टनरशिप डीड में हर चीज़ यहाँ पे जो है ब्लैक एंड व्हाइट में होगी, रिटर्न में होगी, तो वो यहाँ पे जो है कोई भी पार्टनर जो है उससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हर पार्टनर्स के सिग्नेचर उस डीड के ऊपर होंगे।
तो आसानी से यहाँ पे जो है उनका डिस्प्यूट जो है वो सेटल किया जा सकता है। ठीक है। नंबर थर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिकम्स मोर जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट। पार्टनरशिप डीड के जरिए हमारे यहाँ पे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं पार्टनरशिप के, वो ट्रांसपेरेंट मैनर में और जेन्युइन मैनर में हम यहाँ पे जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब जो पार्टनरशिप डीड है वो अकाउंटेंट के लिए गाइड का काम करेगी। पार्टनरशिप डीड के जरिए उसको पता लगेगा कि किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट पे करना है कैपिटल पे, या कैपिटल पे सॉरी ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, या पार्टनर्स की जो रेम्यूनरेशन है चाहे उसकी कमीशन है सैलरी है वो कितनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है पार्टनरशिप डीड से पार्टनर्स के बारे में, उनकी रेम्यूनरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करके हम यहाँ पे जो है अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है ट्रांसपेरेंट मैनर में और जेन्युइन तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, पार्टनर्स की जो रेम्यूनरेशन है, उनका जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है या ड्राइंग पे इंटरेस्ट है उसकी क्लैरिटी नहीं होगी, तो वहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड की वजह से हम अपने यहाँ पे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो जेन्युइन तरीके से और ट्रांसपेरेंट वे में यहाँ पे जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे पार्टनरशिप डीड की। अब बात कर लेते हैं इसके कंटेंट की कि पार्टनरशिप डीड के अंदर यहाँ पे जो है क्या क्या लिखा जाता है, क्या क्या उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन सेट की जाती है, या उसके कंटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। ऐसा तो यहाँ पे ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी जो भी आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, जिस बात पे वो म्यूचुअली एग्री होंगे वो पार्टनरशिप डीड के अंदर यहाँ पे वो लिख सकते हैं। ठीक है। कुछ वो डिसाइड करते हैं वो लिख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे एक आइडियल पार्टनरशिप डीड में यहाँ पे जो मेन चीज़ें लिखी जाती हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। ठीक है। कि एक पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या उसके कंटेंट्स हैं। इसमें नंबर 1 आ गया नेम ऑफ द फर्म। एक तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म है उसका उसमें नाम मेंशन होना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है। नंबर 2 नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस करेगी, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी करेगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करेगी, या कोई सर्विस वगैरह प्रोवाइड करने का काम करेगी। जो भी यहाँ पे जो है बिजनेस एक्टिविटी की नेचर होगी वो यहाँ पे जो है मेंशन होनी चाहिए। नंबर 3 प्लेस ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस जो है वो कहाँ किया जाएगा। ठीक है। जो भी यहाँ पे उनका हेड ऑफिस होगा, जिस जगह वो बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे प्लेस भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, नंबर 4 आ गया ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप जो है वो कितनी देर के लिए की जाएगी, 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, 30 सालों के लिए, या ये पार्टनरशिप एट विल है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब है जिसको यहाँ पे शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे जो है खत्म किया जा सकता है। तो जो भी उसकी ड्यूरेशन होगी तो ड्यूरेशन भी यहाँ पे जो है पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, कौन पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जो पार्टनर्स हैं वो आपस में प्रॉफिट या लॉस किस रेशो में जो है वो शेयर करेंगे, किस रेशो में यहाँ पे जो है उसको डिवाइड करेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा पार्टनर जो है वो कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि पार्टनर्स की ड्राइंग्स क्या होंगी, जो पार्टनर्स का कैपिटल है उसके ऊपर अगर उनको इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना मिलेगा, ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंदर डिस्क्लोज होनी चाहिए। ठीक है। तो नंबर 7 इसमें आ गया आपका पार्टनर्स ड्राइंग, फिर नेक्स्ट आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। इसके अलावा पार्टनर्स को यहाँ पे जो सैलरी दी जाएगी, कई बार क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं उसमें कुछ पार्टनर वर्किंग पार्टनर होते हैं, कुछ यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं। स्लीपिंग का मतलब जो खाली इन्वेस्टमेंट करते हैं वो यहाँ पे जो है मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करते। तो वर्किंग पार्टनर को कई बार यहाँ पे जो है काम करने के लिए अलग से यहाँ पे रेम्युनरेशन पे की जाती है, सैलरी, कमीशन या बोनस वगैरह दिया जाता है। तो किस पार्टनर को वो कितना मिलेगा, तो वो भी यहाँ पे जो है पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होना चाहिए कि भाई अगर पार्टनर्स की सैलरी होगी कितनी होगी, फी होगी या बोनस होगा, कमीशन होगी तो कितनी होगी। ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा मेथड ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स, जो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा उसका क्या मेथड होगा, वो कैश बेसिस पे मेंटेन किया जाएगा, वो एक्रूरल बेसिस पे मेंटेन किया जाएगा, तो वो मेथड जो है वो भी यहाँ पे जो है पार्टनरशिप डीड के अंदर जो है मेंशन होना चाहिए, ये भी इसके कंटेंट्स में होना चाहिए। इसके अलावा पार्टनर्स की यहाँ पे जो ड्यूटीज़ हैं, उसके जो पावर्स, उसके जो फंक्शन होंगे, इनके बारे में भी यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में ज़रूर लिखा होना चाहिए। ठीक है। कि क्या क्या इनकी ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या पार्टनर्स की पावर रहेंगी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी,
क्या वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इसके बारे में डिटेल में पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो भी उनके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरी डिटेल में यहाँ पे उसमें मेंशन होंगी, तो उतना ही यहाँ पे जो है कम चांसेस होते हैं उनका डिस्प्यूट अराइज होने में। ठीक है, इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन किस तरीके से की जाएगी। कई बार क्या होता है यहाँ पे कि हम यहाँ पे कोई नया पार्टनर एडमिट करते हैं, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, फर्म छोड़ के चला जाता है, या किसी पार्टनर की डेथ होती है, उस केस में यहाँ पे जो फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन है वो की जाती है। अब फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन क्यों की जाती है ये आने वाले टाइम में पढ़ोगे, तो फिलहाल आपको बता दूं कि गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, तो उसका क्या तरीका होगा उसकी वैल्यूएशन का, तो वो भी यहाँ पे जो है इसके कंटेंट्स में, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स में मेंशन होना चाहिए कि वैल्यूएशन जो किस तरीके से की जाएगी। इसके अलावा बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट किए जाएंगे, किस किस पार्टनर को अथॉरिटी होगी बैंक अकाउंट ऑपरेट करने की, किसी एक पार्टनर के पास अथॉरिटी रहेगी या जॉइंट अथॉरिटी सभी के पास रहेगी, ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा रिफंड टू रिटायरिंग पार्टनर, कि अगर यहाँ पे जो है फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होके जाता है तो उसको यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन है वो कैसे देनी चाहिए, यानी कि उसके यहाँ पे जो उसको कंपनसेट करना वो कैसे किया जाए। ठीक है, क्योंकि जो भी पार्टनर यहाँ पे फर्म छोड़ के जाएगा, जितना उसका फर्म में क्लेम बनेगा वो क्लेम जो है वो लेके जाएगा, तो उसको वो क्लेम कैसे पे किया जाएगा, उसका क्या कंडीशन होंगी, वो भी यहाँ पे जो मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, कि किस तरीके से उसको ये क्लेम पे किया जाएगा। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, कि अगर टाइम टू टाइम यहाँ पे क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम नया पार्टनर एडमिट करते हैं या पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होती है, तो उस समय हम यहाँ पे जो है या फर्म जो है वो बंद होती है। ठीक है ना, तो उस केस में यहाँ पे जो है उसकी एसेट्स की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, तो वैल्यूएशन का यहाँ पे क्या तरीका होगा, क्या मेथड होगा, ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, कि फर्म जो है उसका अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक होगा, या 1 जनवरी से लेकर यहाँ पे 31 दिसंबर तक होगा, एक दिवाली से दूसरी दिवाली तक होगा, तो ये अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, तो ये भी यहाँ पे जो है डिसाइड होना चाहिए और पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आर्बिट्रेशन क्लास, आर्बिट्रेशन क्लास का मतलब क्या है कि अगर पार्टनर्स के बीच में यहाँ पे कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, वो डिस्प्यूट किस तरीके से सेटल किया जाए, क्या उसके लिए यहाँ पे कोई अलग से आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट किया जाना चाहिए, अगर किया जाना चाहिए तो किस मोड में यहाँ पे उसकी अपॉइंटमेंट होगी, या किसको हम आर्बिट्रेटर जो है डिसाइड करें अपॉइंट करेंगे। आर्बिट्रेटर का मतलब होगा जो उनके डिस्प्यूट को सेटल करे, ठीक है ना, जो न्यूट्रल पर्सन होगा। तो आर्बिट्रेशन का यहाँ पे मोड क्या होगा, कैसे डिस्प्यूट सेटल किया जाएगा, उसके बारे में भी यहाँ पे जो है पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पार्टनर्स की लाइबिलिटीज क्या होंगी, अनलिमिटेड होगी या लिमिटेड होगी किसी पार्टनर की लाइबिलिटी, इसके बारे में भी यहाँ पे उसमें मेंशन होना चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे कंटेंट्स हैं जो एक पार्टनरशिप डीड के अंदर होने चाहिए, एक आइडियल पार्टनरशिप डीड के अंदर होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी यहाँ पे जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी म्यूचुअली वो डिसाइड करके यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंदर एंटर कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब एक चीज और हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, वो है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर यहाँ पे किसी फॉर्म की पार्टनरशिप डीड नहीं है उस केस में यहाँ पे क्या रूल अप्लाई होते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे किसी फॉर्म की पार्टनरशिप डीड होगी तो जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने पार्टनरशिप डीड के अंदर सेट की होंगी वो उनके लिए लागू होती हैं। बट अगर उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे जो अप्लाई होते हैं, वो लागू होते हैं। तो वही रूल्स हैं कि अगर यहाँ पे जो है पार्टनरशिप डीड नहीं है उस केस में यहाँ पे जो है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या रूल्स अप्लाई होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जब आगे हम इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देंगे तो वहाँ पे इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फिर भी आपको थोड़ा शॉर्ट में इनका बता देता हूँ, बाकी यहाँ पे जब आगे हम पढ़ेंगे तो जब जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको साथ साथ इसके बारे में बताता जाऊँगा। ठीक है, अब ये रूल्स क्या हैं। नंबर 1 कहता है पार्टनर शेल शेयर प्रॉफिट पब्लिक लॉस इक्वली, कि अगर यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है उस केस में पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर जो हैं जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपस में इक्वली शेयर करेंगे। जितनी मर्जी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है बट उनका जो प्रॉफिट में शेयर होगा, लॉस में शेयर होगा, वो इक्वल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है उसके मुताबिक फिर हमें यहाँ पे जो है उसको प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, उसके मुताबिक मतलब उसको हमें लेके चलना है। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर यहाँ पे जो है जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको वो इक्वली बांटना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2 नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है
तो पार्टनर्स की कैपिटल पे यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट जो उनको अलाउ नहीं होगा। पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो यहाँ पे कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। इसके अलावा उनकी ड्राइंग्स पे यहाँ पे जो है कोई इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और अगर किसी पार्टनर ने यहाँ पे जो है फर्म को लोन एडवांस दिया है, यानी कि फर्म को लोन दिया हुआ है, उसके ऊपर उसको 6% पर एनम के हिसाब से जो है इंटरेस्ट पे किया जाएगा अगर यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है। और अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसके अंदर जो रेट मेंशन किया होगा उसके मुताबिक उसको इंटरेस्ट मिलता है। बट अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ये नहीं लिखा गया है इंटरेस्ट के बारे में या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक उसके लोन के ऊपर जो उसने फर्म को लोन दिया है उसके ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, नो सैलरी और कमीशन इज अलाउड टू पार्टनर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन बिजनेस। कहता है इसके अलावा यहाँ पे जो है पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के लिए यानी कि बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए कोई सैलरी, कोई कमीशन या किसी भी टाइप की फी वगैरह पे नहीं की जाएगी। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ये चीज़ नहीं लिखी है कि इसको सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं है तो उस केस में पार्टनर को ना सैलरी मिलती है, ना कमीशन मिलती है, ना किसी टाइप की फी मिलती है काम करने के बदले में। क्लियर है। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो यहाँ पे जो है तभी अप्लाई होंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड के अंदर यहाँ पे इनके बारे में यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है। क्लियर है, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में, तो जिसमें मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट की टाइप्स, नंबर सेकंड पार्टनरशिप जो डीड है उसकी इंपॉर्टेंस, उसके कंटेंट्स, इसके अलावा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है अब अगले सेशन में हम पार्टनरशिप की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो भी हम यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में नए कंटेंट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।